नमस्ते। तो आप सभी कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे थे उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, जिसमें हमने गणनावाचक और क्रमवाचक, जिसको गुणवाचक एवं क्रमवाचक दोनों बोलते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच देखा। उसके बाद हमने टाइप्स देखे जिसमें सीमांत जो उपभोग होता है, सीमांत उपयोगिता, उसके बाद कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, इन सब पर चर्चा किया। ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम सीमांत जो विश्लेषण है, सीमांत उपयोगिता वाली जो विश्लेषण हमने कर्व के माध्यम से देखा था, इसमें हम मान्यताएं देखेंगे, महत्व देखेंगे और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लिमिटेशंस मतलब आलोचनाएं क्या हैं, उसकी क्या आलोचनाएं की जाती हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। सबसे पहले जो है वह उपभोग की जाने वाली इकाइयों के बीच समरूपता होनी चाहिए। ये कह रहा है जो हम उपभोग करते हैं, जिनसे होता क्या है, हर दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उसके पहले जो इकाई आपने उपभोग की है उससे मिलने वाली उपयोगिता से कम होती चली जाती है। तो ये उसी केस में होगा जब आपकी जो वस्तुएं होंगी वो समरूप होंगी। उदाहरण के लिए अगर आप रोटी खा रहे हैं तो अगर पहली रोटी इतनी बड़ी है तो दूसरी रोटी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पहली आपने इतनी बड़ी खाई, दूसरी भी मान लीजिए इतनी बड़ी खाई और तीसरी वाली इतनी बड़ी खा रहे हैं, या तीसरी वाली आप इससे बहुत बड़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी वस्तुओं में समरूपता होनी चाहिए, यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता का विवेकशील होना, यानी रैशनल होना। ये कह रहा है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में इस बात को भी माना गया है कि उपभोक्ता है वो विवेकशील होना चाहिए या होता है, यानी व्यक्ति को विवेकशील मान लिया गया है। विवेकशील है, अच्छा निर्णय लेता है, ठीक है, ठीक ठाक दिमाग का है, यही ये बोला गया है। तीसरा अजम्पशन देखिए, मूल्य के सूक्ष्म परिवर्तन से भी मांग एवं पूर्ति पर परिवर्तन होता है, पूर्ति में परिवर्तन होता है। इसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए 10 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं, उसको 5 लोग खरीदते हैं। जब 10 रुपये दर्जन केले मिलते हैं तो 5 लोग खरीदते हैं। जैसे ही यह 9 रुपये दर्जन हो जाता है, 1 रुपये घट जाता है, तो 6 लोग खरीदने लगते हैं। और जैसे ही 10 से 11 हो जाता है तो इसको 4 लोग खरीदने लगते हैं। यानी कि जैसे ही मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये सीमांत विश्लेषण में हम मानकर चलते हैं। यहीं आगे चलकर क्रिटिसिज्म यानी आलोचना बन जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है इसी टॉपिक पर। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी अजम्पशन होती है ना, अगर समझ लेना एजम्पशन है तो आगे चल के वो वहीं उन्हीं के आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचनाएं की जाती हैं, वहीं लिमिटेशन भी हो जाती है। अगला है उपभोक्ता के पास उपभोग करते समय निश्चित मात्रा में आय हो। ये कह रहा है कि उपभोक्ता के संदर्भ में यह मान लिया जाता है कि उपभोग करते समय उसके पास निश्चित मात्रा में आय है। यानी कि अब आप समझो ना, 5 रुपए है, रोटी खाता है 4, ठीक है, वो 5 रुपए में खरीद 2 पा रहा है, तो सीमांत विश्लेषण फिर फेल हो जाएगा। यानी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में आय होनी चाहिए, जितना खाता है कम से कम उतने उसके हिसाब से तो उसके पास रुपए होने चाहिए ना, तभी तो सीमांत विश्लेषण आप कर पाओगे। वरना क्या, 2 ही रोटी खाएगा, आधा आधा पेट रहेगा और बेचारा चला जाएगा, तो कैसे सीमांत विश्लेषण उसके ऊपर अप्लाई होगा ना, सीमांत उपयोगिता का नियम जो कैसे अप्लाई होगा। उसके बाद देखिए 5वां है किसी समय विशेष में आवश्यकताओं में परिवर्तन नहीं। ये कह रहा है किसी समय विशेष में आवश्यकताओं में परिवर्तन का ना होना, यह भी एक मान्यता है। अंत में साधनों तथा वस्तुओं के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं, परंतु इन सब के बीच एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। ये भी इसकी मान्यता है। साधनों तथा वस्तुओं के अनेकानेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, परंतु इन सब के बीच एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इसका महत्व क्या है। महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मान्यताएं भले ना पूछी जाए, लेकिन महत्व जरूर पूछा जाएगा और इसके बाद आलोचनाएं जरूर पूछी जाएंगी, जिसमें महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, तो आइए पढ़ते हैं सीमांत विश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस। सबसे पहला, उपभोग के क्षेत्र में आप जानते हैं हम अर्थशास्त्र में नॉर्मली 5 क्षेत्रों को पढ़ते हैं। कौन सा? कंजम्पशन। बहुत पहले शुरुआती जब हम ये शुरू किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स,
वेस्ट अर्थशास्त्र, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें 5 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कंजम्पशन यानी उपभोग, एक्सचेंज यानी विनिमय, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, उसका वितरण कैसे किया जाए, इससे जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें करते हैं। आप जानते हैं लाभ वगैरह जो होता है ना, कैसे लाभ हो गया या फिर पूंजी पर जो ब्याज है उन सब का वितरण कैसे किया जाए, इसमें हम करते हैं डिस्कस। और रेवेन्यू यानी कि राजस्व, राजस्व को तो क्षेत्र आप जानते हैं, मुझे राजस्व बड़ा पसंद है और राजस्व किसको नहीं पसंद होगा, है ना, पैसा मिलता है उससे पैसे की बात उसमें की जाती है, टैक्स वगैरह की बात की जाती है, और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, ये सब बातें हम राजस्व में करते हैं। खैर शुरू करेंगे जब क्लास तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उपभोग के क्षेत्र में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस इन कंजम्पशन। उपभोग के क्षेत्र में बहुत महत्व है इसका, क्या है आप समझिए। उपभोग के अंतर्गत जिन किन्हीं भी नियमों का प्रयोग किया जाता है, लगभग उन सभी नियमों में सीमांत धारणा का विशेष महत्व है। यानी उपभोग में जितने भी नियम हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासी सीमांत का नियम, सम सीमांत का नियम, या फिर और भी चीज़ें ले लीजिए, जैसे उपभोक्ता की बचत हो गया, मांग के नियम में भी महत्व होता है। मांग का नियम एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ये नहीं होता, ठीक है। मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल है ना, सीमांत की धारणा, इसका महत्व है तभी मांग का नियम है, वरना ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब होता ही नहीं कुछ, ठीक है। इसीलिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, देखिए उपयोगिता ह्रास नियम में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आप जानते हैं सीमांत उपयोगिता का विचार क्या कहता है, कहता है ज्यों ज्यों हम किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते हैं, रोटी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, त्यों त्यों कुल उपयोगिता में घटते हुए दर से वृद्धि होती है। आप जानते हैं यहाँ पर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है, एमयू लिखते हैं, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी है। हमने देखा था जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ा रहे थे, तो पहली यूनिट से हम यहाँ पर मान लीजिए यू फॉर यूनिट्स है, तो पहली यूनिट से हमको फायदा कितना मिल रहा था आप बताइए। पहली यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो 25 था, तो कुल उपयोगिता क्या होगी भाई, कुल उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके ही तो आ रही थी, तो यहाँ पर पहले केस में 25 ही होगा। दूसरे से जब दूसरी यूनिट खाई तो हमको कितनी मिली, 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 45। इसी तरह तीसरी जब खाई थी तो हमको कितनी मिली थी 15, तो यहाँ पर कितना हो गया था 60। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है और ये घटती जा रही है, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके ही टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, इसलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकाधिक इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। ठीक यही बात उपयोगिता ह्रास नियम में भी देखी जा सकती है, इसलिए सीमांत की धारणा का महत्व उपयोगिता ह्रास नियम के लिए बढ़ गया है, इवन बहुत बढ़ गया है, और इसका महत्व मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा जब तक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अगला चैप्टर होगा उससे शुरू करेंगे ह्रासी सीमांत का नियम, ठीक है। दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित साधन है, ठीक है, आवश्यकताएं उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने साधनों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि उसकी जो पूर्ति है, आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ति हो जाए, अधिक से अधिक उसको लाभ हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। सीमांत की धारणा अर्थशास्त्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है, और यही जो आधार है इसमें होता क्या है, इसमें होता है उपभोक्ता अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि व्यय किए हुए द्रव्य की सीमांत जो उपयोगिता है वो प्रत्येक दशा में बराबर हो, ठीक है। कैसे, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बनाना है, बी फॉर बनाना, यहाँ पर है ए फॉर एप्पल। आपके पास पहला रुपया आप लगाने जा रहे हैं, ये रुपया बन है, पहला रुपया लगाने जा रहे हैं। आपको मालूम है पहला रुपया अगर खर्च किया बनाना पे तो हमको 20 मिलेगा, 20 उपयोगिता मिलेगी, ठीक है। और इससे हमें 25 मिल रही है। एक और सेक्शन ले लेते हैं हम, किसका ले लेते हैं, मान लीजिए ऑरेंज का ले लेते हैं, और इससे आपको 30 मिल रही है। तो पहली यूनिट आप किस पे खर्च करेंगे, ऑरेंज पे, क्योंकि ऑरेंज से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है।
उसके बाद दूसरी यूनिट से आप किस पे खर्चा करेंगे, क्योंकि इससे फायदा मिल गया है तो इसको आप हटा देंगे क्योंकि वो तो खरीद के खा चुके हैं। अब दूसरे रुपए आप देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है उसको खरीदेंगे। एप्पल से कितनी उपयोगिता मिल रही है आपको, 25, जबकि बनाना से कितने मिल रही है, 20। तो ये दूसरा वाला रुपया आप किसके पास खर्च करेंगे, एप्पल खरीदेंगे, ना कि बनाना, क्योंकि एप्पल से उपयोगिता ज्यादा मिल रही है। और उसके बाद लास्ट जो अंतिम रुपया होगा वो आप किस पे खर्च करोगे, बनाना पे खर्च करोगे। यही कह रहा है, ठीक है, यही समसीमांत उपयोगिता नियम में महत्व है इस चीज का। ठीक है, अगला देखते हैं, उपभोक्ता की बचत में भी महत्व है। क्या महत्व है, उपभोक्ता की बचत भी सीमांत की धारणा पर आधारित है। सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इस इकाई के लिए दिए गए मूल्य के बराबर होती है, परंतु सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों पर उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता मिलती है। ये तो हम जानते हैं, पहली रोटी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, उसकी दूसरी रोटी खाते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसे कम होती चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत इकाई से पूर्व की प्रत्येक इकाई पर उपभोक्ता को बचत होती है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अतः सीमांत की धारणा से ही उपभोग की बचत की धारणा जन्म लेती है। फिर अगर आगे देखते हैं, मांग के नियम में महत्व क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर मांग के नियम में महत्व क्या है, आप समझिए। मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है और उपयोगिता ह्रास नियम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। तो जो मांग का नियम है वो उपयोगिता ह्रास नियम पर है, और उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है, ह्रासित सीमांत नियम पर आधारित है। ठीक है, इस प्रकार परस्पर निर्भरता के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग का नियम भी सीमांत की धारणा पर आधारित है। अब हम देखते हैं जो दूसरा सेक्टर हमारा होता है विनिमय के क्षेत्र में महत्व, यानी इंपॉर्टेंस इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या महत्व है, देखिए एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य देगा या उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से निर्धारित करेगा ना। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में देखा, सॉरी पिछली स्लाइड में देखा, अभी पहला रुपया आपने किस पे खर्च किया था, है ना, सबसे पहला रुपया किस पे खर्च किया था, ऑरेंज पर, क्योंकि ऑरेंज से आपको 1 रुपये पर 30 यूटिल्स की आपको उपयोगिता मिल रही थी। ठीक है, यूटिलिटी मिल रही थी, इसलिए उस पर आपने खर्च कर दिया। तो यही चीज़ है, यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन एक्सचेंज किया ना, पैसा दिया और वो ले लिया, तो इसी हिसाब से आप तय करते हैं, तभी आप एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु के क्रय मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से यह विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य का भी निर्धारण करती है। ठीक है, साम्य बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन लागत एक दूसरे के बराबर हो जाती है। आप जानते हैं जब मूल्य का निर्धारण होता है तो होता क्या है, एक साइड आता है सप्लाई, एक साइड आता है डिमांड, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है यहीं पर ई आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, और यहीं पर प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है, यहीं हम प्राइस निकाल देते हैं। अगला है उत्पादन के क्षेत्र में महत्व, तो इसमें भी बहुत महत्व है। उत्पादन में सीमांत की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन को तभी न्यूनतम लागत में प्राप्त कर सकता है जबकि वह उत्पादन में साधनों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में लगाए कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता अंत तक लगभग बराबर रहे। ये वही बात हुई जैसे अभी हमने समसीमांत वाले में आपको बताया था, पहली यूनिट आपने किस पर, रुपए की पहली यूनिट आपने किस पर खर्च की थी, ऑरेंज पे, दूसरी वाली एप्पल पे, ठीक है, और तीसरी वाली बनाना पे। इस प्रकार से क्या होता है, उत्पादक अपने साधनों को इस प्रकार से सेट करता है ना, न्यूनतम लागत इतना इस प्रकार से सेट करता है, व्यवस्थित करता है, जिससे उसकी सीमांत उत्पादकता जो अंत में हो वो लगभग बराबर हो, जिससे होगा कि उसको लागत कम आएगी और उसको फायदा ज़्यादा मिलेगा जब वो वस्तुओं को बेचेगा। अगला है वितरण के क्षेत्र में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण के अंतर्गत सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। तो वितरण के क्षेत्र में भी हम पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए हम क्या करते हैं, इसी ये जो मार्जिनल कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल, इसका यूज करके ही करते हैं। पांचवा है राजस्व के क्षेत्र में महत्व। लोक वित्त के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि सरकार भी व्यक्ति के समान अपने साधनों का प्रयोग इस ढंग से करना चाहती है कि उसे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। भैया जब हम अभी हर यूनिट को बड़े ध्यान से खर्च कर रहे थे जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता मिले, तो क्या सरकार ऐसा नहीं चाहेगी? सरकार में जो सरकार चला रहे वो भी तो मनुष्य हैं भाई, वो भी तो विवेकशील हैं, वो भी तो वैसे निर्णय लेंगे जैसे हम लेते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो वो भी हर पैसे, हर जो धन है उन यूनिट्स को वहाँ खर्च करेगा जहाँ से सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ यानी हम लोगों का लाभ हो सके, वरना फिर अगले साल सरकार ही नहीं बनाने देंगे हम। आप समझ रहे ना, यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसका महत्व देख लिए। अब कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं, क्रिटिसिज्म। सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं मान्यता का गलत होना, रॉन्ग एजम्पशन। इनमें कहा गया है कि जो सीमांत विश्लेषण की व्याख्या है
इसके मूल्य में कहा गया है सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग व पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह मान्यता सही नहीं है। जैसे कि टिकाऊ कैमरा है, आप मुझे बताइए 2022 में एक आपने कैमरा खरीदा, C4 कैमरा खरीदा, उसका प्राइस अगर 25 के यानी 25,000 है और वही 2023 में, और 25,000 है, मान लीजिए 10 लोग खरीद रहे हैं, सपोज दैट 2023 में ये 27,000 हो जाती है, तो क्या वो कैमरा लोग नहीं खरीदेंगे? हो सकता है 10 नहीं है 12 लोग खरीदें, ठीक है, क्योंकि ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, सालों साल चलती हैं, तो इसमें इतना लोग नहीं देखते हैं। तो ये एक एजम्पशन जो आपने माना वो गलत हो गया है ना। ऐसे और भी चीज़ें होंगी, टेलीविज़न एक बार खरीदना होता है, सालों साल चलती रहती है, मोबाइल हो गया, ठीक है। जो लोग फैशन नहीं करते हैं तो मोबाइल, हाँ, हम जैसे लोगों के लिए एक बार खरीदा मोबाइल 5-5, 6-6 साल चलता है, ठीक है। अगला है सभी वस्तुएं समरूप नहीं होती, यानी गुड्स आर नॉट होमोजीनस। ये लोग कहते हैं मान्यताओं के अंतर्गत इस बात को भी मान लिया गया है कि सभी वस्तुएं समरूप होंगी, परंतु व्यवहार में वस्तुओं की समरूपता निरर्थक होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुओं की समरूपता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि एकाधिकारी में वस्तुएं समरूप नहीं होती है। आगे देखते हैं उपभोक्ता का विवेकपूर्ण न होना। हमने क्या कहा था कि उपभोक्ता जो होता है वो विवेकपूर्ण होता है, अच्छे निर्णय लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग बेवकूफ़ टाइप के भी होते हैं या बेवकूफ़ी भरे निर्णय भी ले लेते हैं। उस केस में ये जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है ना, ये फेल होने लगता है, ठीक है। तो हम हमेशा नहीं कह सकते कि व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है, कभी कभी बेवकूफ़ी भरे भी निर्णय ले लेता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यवहार पूर्णतया विवेकपूर्ण होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रत्येक विवेकशील होना चाहता है, परंतु आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियां उसे प्रभावित कर देती हैं, जिससे उसका विवेक भंग हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को विवेकशील नहीं कहा जा सकता है। देखो, ये तो भैया बिल्कुल गलत बात है जो आलोचना कर रहे हैं, कह रहे विवेकशील व्यक्ति को विवेकशील नहीं कहा जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता है। ये बेवकूफ़ी भरी आलोचना है, इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक। हाँ, ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का हर निर्णय विवेकशील नहीं हो सकता है, या हर व्यक्ति विवेकशील नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इतने लोग रह रहे हैं, इसमें इतने लोग विवेकशील हैं, इतने निर्णय नहीं ले पाते हैं सही से, तो हम यही कहेंगे ना ज़्यादातर लोग तो विवेकशील हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इसकी आलोचना, ये इस वाले पॉइंट की जो आलोचना है ना विवेकशीलता वाली, इतनी ज़्यादा नहीं ठीक है, ठीक है। इतना उपयुक्त हम इस आलोचना को नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं उपयोगिता की माप करना कठिन, यानी डिफिकल्टीज इन मेजरिंग यूटिलिटी। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो उपयोगिता होती है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, ठीक है। तत्व कौन सा होता है? एलिमेंट होता है। कौन सा तत्व होता है? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि जो कंजम्पशन कर रहा है वही बता सकता है कि उपयोगिता कितनी मिली है, और वो नंबर में बताई नहीं जा सकती है। तो ये कहना चाहते हैं कि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती है। आप कैसे बता सकते हो कि इससे 10 यूटिल मिल रही है, इससे 50 यूटिल आपको मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। वर्तमान समय में विशेषकर 1936 के बाद व्यापक यानी मैक्रो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण ने अधिक जोर पकड़ा है। व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व ज़्यादा नहीं है जितना कि समझा जाता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण केवल सूक्ष्म या व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण एक पक्षीय विश्लेषण है। लेकिन भैया ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है, वरना इतने सारे लॉ इस पे बेस्ड हैं। कहाँ से इस मान्यता, इस क्रिटिसाइज को भी, जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ना, इस वाले पॉइंट को भी हम ज़्यादा नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात है कि 1936 से बढ़ गया है इसका महत्व। 1929 के बाद से जब ये पुस्तक लिखी गई, जो ये 1936 की बात क्यों कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं? 1929 में वो बड़ी विश्वव्यापी मंदी पड़ी, ठीक है। उसके बाद से जॉन मेनार्ड कीन्स ने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो 1936 में आई थी। उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उसका जन्म हुआ। इसलिए यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और जबकि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हम किस में करते हैं अध्ययन? ये हम माइक्रो में करते हैं, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अंतिम है स्थिर साम्य कल्पना गलत है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज रॉन्ग कंसेप्ट। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति की जो आय और आवश्यकताएं हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमने एक स्थिर साम्य की कल्पना कर ली है, यानी कि कोई परिवर्तन कैसे नहीं हो सकता? भाई आय में तो परिवर्तन हर व्यक्ति के होगा ना, लेकिन अर्थशास्त्र में हम कई सारी मान्यताएं माननी पड़ती हैं, ठीक है। अगर सही हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो हमें सही निष्कर्ष निकालना है, तो इसमें जो आवश्यकताएं हैं या आय को
ये माना गया, स्टैटिक माना गया है, ठीक है भैया, यहाँ पर है तो यहीं पर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता भी एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम विश्लेषण करते समय थोड़ा बहुत मान्यता ले सकते हैं। हमने आपको बताया था अर्थशास्त्र में नियम में, किसी भी नियम में, लगभग किसी भी नियम में, आप कह सकते हैं लगभग सारे ही नियम में हम कुछ ना कुछ मान्यताएं जरूर लेते हैं, तभी वो हमारे अर्थशास्त्र का नियम बन पाता है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो से हम एक नया चैप्टर 13 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको समझ जाएंगे तो अर्थशास्त्र का लगभग हर टॉपिक आप समझ पाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।